उस दिवाली की खुशियों भरी रात में मेरी जिंदगी में तब अंधेरा पसर गया जब मेरी अपनी सगी बेटी मुझसे बोली, अगर आप कहीं चली जाए ना तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। बस कैसे भी आप मेरी जिंदगी से गायब हो जाइए। उस समय उसकी प्लेट में वही खाना परोसा हुआ था जो मैंने खुद बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया था। मटर पनीर, पुलाव, गर्मा गर्म नान और उसकी पसंद के छेने। दिवाली की रात थी, पूरा घर रोशनी से भरा हुआ था, पर उस एक वाक्य ने मेरे अंदर की सारी रोशनी बुझा दी। मैंने कोई बहस नहीं की, न चिल्लाई न रोई, मैं बस चुप हो गई। अंदर कहीं बहुत गहरा कुछ टूट गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जमी रही। अगर आप भी कभी किसी अपने से ऐसे शब्द सुन चुके हैं, अगर कभी किसी ने आपसे कहा हो कि तुम्हारा ना होना ही बेहतर है, तो ये कहानी आपके लिए है। मेरा नाम सरोजनी त्रिपाठी है। मेरी उम्र 72 साल है। मैं 32 साल तक दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में नर्स रही हूँ। ईद हो, होली हो, दिवाली हो या नया साल, मैंने अपने जीवन का ज्यादातर समय अस्पताल की ड्यूटी पर बिताया है। डबल शिफ्ट, ओवर टाइम, रात भर जागना, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी संध्या की पढ़ाई में कभी कमी ना आए, उसकी शादी अच्छे से हो, उसके सिर पर अपना घर हो। और उसी बेटी ने दिवाली की रात सबके सामने कहा कि उसकी जिंदगी से मेरा चले जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। उस रात का सीन आज भी आंख बंद करते ही साफ दिखता है। संध्या के घर की डाइनिंग टेबल पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां जली हुई थीं। कोने में लगी रंगोली के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं। दामाद अमित हंसते हुए कुछ किस्से सुना रहे थे। मैं रसोई में खड़ी हरी मटर की पुलाव की डिश हाथों में लिए बाहर आने ही वाली थी कि मैंने संध्या की आवाज सुनी। अमित, समझो ना, हर वीकेंड हर त्योहार मम्मी यहीं होती हैं। मुझे लगता है कि ये घर मेरा है ही नहीं। सांस ही नहीं ले पाती मैं। मेरे हाथ एक पल को रुक गए। मैंने सोचा शायद मैं गलत सुन रही हूँ। अमित थोड़ा धीमी आवाज में बोला, लेकिन संध्या, ये घर भी तो मम्मी ने ही लिया है ना। लोन क्लियर करवाया, डाउन पेमेंट दी, तो क्या हुआ? संध्या की आवाज तेज हो गई। कब तक मैं उनकी बेटी बनी रहूंगी? मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए। सबसे अच्छा तोहफा जो वो मुझे दे सकती है ना, वो ये है कि वो बस चली जाएं, गायब हो जाएं, बस ना रहे मेरी जिंदगी में। मेरे हाथ में पकड़ा कांच का बर्तन फिसला, लगभग गिर ही गया था। मैंने किसी तरह संभाला, गहरी सांस ली और मुस्कान चेहरे पर चिपका ली, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मैं रसोई से बाहर आई और बोली, डिनर तैयार है, आ जाओ सब। संध्या ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि मैंने सब सुन लिया है। अमित की नजरें झुक गईं। हवा अचानक भारी हो गई थी। मैंने सबके लिए खाना परोसा, प्लेटें आगे बढ़ाई, हंसकर पूछा, कैसा लग रहा है मटर पनीर? मेरी आवाज मुझे खुद अजनबी लग रही थी। अंदर से लग रहा था जैसे सीने में किसी ने पत्थर रख दिया हो। कुछ ही मिनट के बाद मैंने बहाना बना दिया, संध्या, वो मुझे अपनी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, मैं घर चली जाऊं, तुम लोग आराम से खाना खाओ। अमित तुरंत बोला, मम्मी जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने सिर हिलाया, नहीं बेटा, मैं ऑटो ले लूंगी, तुम लोग एंजॉय करो, आज दिवाली है। मैं दरवाजे तक पहुंची, जूते पहने और बाहर आ गई। जैसे ही गली के मोड़ से मुड़ी, आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। मैं चल तो रही थी, पर मुझे अपना शरीर हल्का और खाली लग रहा था, जैसे कोई खोल हो जिसके अंदर कुछ नहीं बचा। ऑटो पकड़ा, अपने घर पहुंची। 4 बेडरूम का वो मकान जिसकी हर ईंट में मैंने अपने सपने गाड़े थे कि संध्या आएगी, वीकेंड पर रुकेगी, बच्चे होंगे, मैं उन्हें कहानियां सुनाऊंगी, आंगन में खेलेंगे। घर का मेन गेट खोला, अंदर अंधेरी ड्राइंग रूम में कदम रखा और अचानक वो बड़ा घर इतना खाली लगा कि डर सा लगने लगा। मैंने लाइट जलाई, चप्पल उतारी और सीधे रसोई में गई। सिंक के पास खड़ी रही, हाथों में अभी भी शक्कर की खुशबू, देसी घी की महक, संध्या के लिए बनाया हुआ हलवा। मेरी हथेलियां कांप रही थी। धीरे से कुर्सी खींचकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सामने दीवार पर लगी संध्या की फोटो थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, 7 साल की, 2 चोटियां, बड़ी सी मुस्कान। उसने बचपन में एक बार कहा था, मम्मी, आप हमेशा मेरे पास रहना, ठीक है, आप कहीं मत जाना। आज आज उसी ने कहा था कि मेरा चला जाना मतलब उसे सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा।
रात भर नींद नहीं आई। मैं बार बार वही वाक्य कानों में सुनती रही, बस चली जाए मेरी जिंदगी से। सुबह 4 बजे के आसपास मैंने हार मान ली। बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने की बजाय मैं उठी और रसोई में चाय चढ़ा दी। चूल्हे की हल्की सी आवाज कमरे की खामोशी में अलग ही सुनाई दे रही थी। चाय बनाकर कप में डाली और लैपटॉप खोलकर बैठ गई। स्क्रीन पर खुला बैंक अकाउंट जैसे मेरी जिंदगी का आईना था। 48,000 की बचत, थोड़ा बहुत मेरी माँ की छोड़ी हुई विरासत, कुछ फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा पेंशन। इन्हीं पैसों के सहारे मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में अपना ख्याल रख पाऊंगी। अगर कभी अस्पताल जाना पड़े, नर्सिंग होम लग जाए तो किसी पर बोझ ना बनूं। लेकिन उसी स्क्रीन पर एक और चीज खुली, संध्या के घर का होम लोन अकाउंट। पिछली बार जब मैंने उसका लोन भरने में मदद की थी, तब से ये लॉगिन मेरे पास ही था। मैंने पासवर्ड टाइप किया, मन थोड़ा कांपा पर उंगलियां अपने आप चल पड़ी। नंबर सामने आया, 2 लाख का नया लोन। मैं उस संख्या को खाली नजरों से देखती रही। 2 घंटे तक बस वही स्क्रीन देखती रही, जैसे कि वहां से कोई जवाब निकल कर आएगा। 62 लाख। फिर मैंने एक लंबी सी सांस ली और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर दिया। पूरा कर्ज अदा करें। सिस्टम ने पूछा, क्या आप सचमुच पूरा अमाउंट भरना चाहती हैं? मैंने हाँ दबाया। बैंक डिटेल डाली, ओटीपी आया। कांपते हाथों से नंबर डाला। स्क्रीन पर हरे रंग में लिखा उभरा, आपका भुगतान सफल रहा। मेरे अकाउंट से पैसे उड़ गए, जैसे मैं खुद उड़कर कहीं चली गई हूँ। लेकिन नहीं, अभी एक काम और था। मैंने नया डॉक्यूमेंट खोला, कीबोर्ड पर उंगलियां रखी और लिखा, प्रिय संध्या, कल रात तुमने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊं। मैं माँ हूं, तुम्हारी खुशी रोकना मेरा स्वभाव नहीं है, इसीलिए आज से मैं वही कर रही हूँ जो तुमने मांगा। ये लिखते लिखते मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं हर वाक्य के बीच रुकती, गहरी सांस लेती, फिर आगे लिखती। मैंने उसे बताया कि मैंने उसका लोन पूरा चुका दिया है और मैंने वसीयत बदल दी है कि मेरी मौत के बाद उसकी उम्मीद की हुई रकम कहीं और जाएगी, उन बच्चों तक जिन्हें अपने माँ बाप के लिए पैसे नहीं, दवाइयां चाहिए। मैंने साफ साफ लिखा, तुमने कहा था मेरा ना होना ही सबसे बड़ा तोहफा होगा, तो आज से मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगी, तुम्हें फोन नहीं करूंगी, त्योहार पर तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से आजाद कर रही हूँ और खुद को भी। जब चिट्ठी खत्म हुई तो मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। मैंने 2 प्रिंट निकाले, एक संध्या के लिए, एक अपने वकील के लिए। बाहर आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी। दुनिया के लिए ये बस एक आम सुबह थी, लेकिन मेरे लिए ये नए जन्म जैसा था, दर्द भरा और अकेला। मैंने जमीन पर रखे कांच के बर्तन की तरफ देखा, जिसमें कल के बनाए हुए हलवे का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ था। उसे उठाया और सीधे कूड़ेदान में उलट दिया। अब मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए जीऊंगी, मैंने बहुत धीरे से अपने आप से कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद दीवारों ने भी ना सुनी हो, लेकिन दिल ने सुन ली। सुबह 9 बजे मैं अपने पुराने वकील एडवोकेट राघव मिश्रा के ऑफिस पहुंची। पुरानी सी बिल्डिंग, लकड़ी की मेज, दीवारों पर लगे केस के सर्टिफिकेट और कोने में लगी भगवान की छोटी सी तस्वीर। सरोजनी जी, इतनी सुबह कैसे? उन्होंने चश्मा ऊपर करके मुझे देखा। एक बड़ा काम है, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वसीयत बदलनी है आज ही। उन्होंने भौं सिकोड़ ली। सब ठीक है ना? संध्या की तबीयत? हाँ, संध्या बिल्कुल ठीक है, मैंने हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुराकर कहा। बस अब वो मुझसे ठीक नहीं है और मैं भी अब पहले जैसी नहीं हूँ। उन्होंने चुपचाप कागज निकाले, पेन तैयार किया। ठीक है, बताइए क्या बदलाव करना है? मैंने एक एक बात साफ साफ कही। मेरी पॉलिसी की पूरी रकम अब एक बाल ट्रस्ट को जाएगी, जो अनाथ बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, खाना पीना, देखभाल कराता है। मेरा घर, मेरी बचत, बाकी जो भी है, उस सब के लिए एक ट्रस्ट बनेगा, जिससे मेरे बुजुर्ग होने पर भी मेरी देख रेख हो सके। उसके बाद जो कुछ बचा वो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगेगा। संध्या का नाम? उन्होंने संभल कर पूछा। कहीं नहीं होगा, मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा। अब वसीयत में मेरी बेटी नहीं, सिर्फ जरूरतमंद बच्चे होंगे। उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीमी आवाज में बोले,
आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये फैसला गुस्से में लिया है या सोच समझकर? मिश्रा साहब, मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, 32 साल रातें जाग कर ड्यूटी की है, 45 साल तक अकेले बच्चे को पाला है, 5 साल से लड़खड़ाते रिश्ते को पकड़कर खड़ी हूँ। ये फैसला गुस्से में नहीं, थकान में लिया है, और ये थकान अब खत्म करनी है। उन्होंने सिर हिलाया। कागज आगे बढ़ाए। साइन कर दीजिए। आज से ये सब कानूनी रूप से लागू हो जाएगा। मैंने एक एक पन्ने पर हस्ताक्षर किए। हर दस्तखत के साथ मुझे लग रहा था कि मैं कोई रिश्ता छोड़ रही हूँ, लेकिन साथ ही कोई भार भी उतार रही हूँ। काम खत्म हुआ तो उन्होंने फाइल बंद की। थोड़ी देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, सरोजनी जी, एक बात कहूँ, आप बहुत मजबूत हैं, पर जो दर्द आपकी आंखों में है ना, वो बताता है कि आपने बहुत सहा है। संध्या आपको डिजर्व नहीं करती थी। मेरी आंखें भर आईं, मगर मैंने आंसू गिरने नहीं दिए। वो मुझे नहीं चाहती थी, अब उसे मेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। बस इतना ही तो है। मैं उठी, बारिश सी भारी हवा में बाहर आई और टैक्सी पकड़ी। रास्ते में मैंने फोन निकाला और इंटरनेट पर सर्च किया। केरल में छोटा सा किराए का घर, समंदर के पास, शांत इलाका। स्क्रीन पर कई विकल्प आए। मैंने एक छोटा सा एक बेडरूम फ्लैट देखा। बालकनी से समंदर दिखता था, नीचे नारियल के पेड़, ऊपर साफ आसमान। किराया महीने महीने का देने वाला था। यही ठीक है, मैंने सोचा। मुझे ज्यादा सामान तो ले जाना नहीं है, बस मैं, मेरी कुछ यादें और थोड़ी सी हिम्मत। मैंने बुकिंग कर दी। 2 दिन बाद की डेट, दिल्ली से केरल का फ्लाइट टिकट और उसी दिन से फ्लैट की चाबी। उस शाम मैंने अपना पुराना सूटकेस निकाला, अलमारी खोली और कपड़े चुनने लगी। कुछ सूती साड़ियां, हल्के प्रिंट वाले सूट, 2-3 शॉल, आवश्यक दवाइयां, माँ की छोटी सी फोटो और एक डायरी। भारी रजाई, सर्दियों के स्वेटर और त्योहारों की साड़ियां वहीं अलमारी में छोड़ दी। फोटो एल्बम स्लेब पर रखे थे। मैंने हाथ बढ़ाया, पहला एल्बम खोला। संध्या का जन्म, उसका पहला जन्मदिन, स्कूल का पहला दिन, कॉलेज की ग्रेजुएशन, शादी की तस्वीरें। हर तस्वीर में मैं मुस्कुरा रही थी, हर तस्वीर में मैं उसके पीछे खड़ी थी, कभी गोद में, कभी हाथ पकड़े, कभी आंसू पोंछती। मैंने एक एक फोटो को हाथ लगाया, फिर धीरे से एल्बम बंद कर दिया। तुम्हारे लिए की गई हर चीज अब पीछे छोड़ रही हूँ संध्या, मैंने मन में कहा, क्योंकि तुमने खुद मुझे पीछे छोड़ दिया। एल्बम वहीं रहने दिया। मैं उन्हें साथ नहीं ले गई। मैंने सोचा अगर कभी वो इस घर में वापस आए और ये एल्बम देखे तो शायद समझ जाए कि उसने क्या खोया है। अगली रात मैं सो नहीं पाई। 12 बजे के करीब मैंने स्कूटी निकाली, घर से बाहर निकली और सीधे संध्या के घर की तरफ चल पड़ी। सड़कों पर दिवाली की रोशनियां अभी भी टिमटिमा रही थीं, लेकिन पटाखों की आवाज कम हो गई थी। मैंने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की, जैसा कि मैं हमेशा ही करती थी। संध्या की सोसाइटी के गेट पर गार्ड मुझे पहचानता था। मुस्कुराकर बोला, नमस्ते आंटी जी, आज भी संध्या मैडम के घर? मैंने सामान्य सा चेहरा बनाया। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर के लिए। उसने गेट खोल दिया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंची। जेब से वो चाबी निकाली जो संध्या ने सालों पहले मुझे दी थी। माँ, कभी भी आना हो तो आ जाना, ये घर आपका भी है, कहते हुए चाबी आज भी ताले में फिट बैठी। दरवाजा धीरे से खुला। घर में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू थी और सोफे पर पड़ी कोजी कंबल बता रहे थे कि दोनों फिल्म देखकर सो गए होंगे। मैं अंदर गई, लाइट ऑन नहीं की। रास्ते मुझे याद थे। सीधा उस छोटे कमरे में गई जिसे संध्या ने अपना होम ऑफिस बना रखा था। मेज, लैपटॉप, फाइलें, एक कोने में पेड़ जैसा छोटा सा शोपीस। मैंने अपने बैग से वो खाकी लिफाफा निकाला जिसमें चिट्ठी रखी थी। उसे मेज पर ठीक उसके लैपटॉप के सामने रख दिया, जहां वो सुबह सबसे पहले बैठेगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक पल को लिफाफे पर हथेली रखी, जैसे अपनी बेटी के सिर पर आखिरी बार हाथ रख रही हूँ। बस अब तुम जो चाहो कहना करना, मैं सुनने के लिए नहीं रहूंगी, मैंने मन ही मन कहा। मैं वापस बाहर आई, दरवाजा बंद किया, चाबी ताले से निकाली। अब उसके पास चिट्ठी होगी, बस मैं नहीं होंगी। सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। मैं सीधे अपने घर गई, तैयार सामान के पास आखिरी बार बैठी, घर की दीवारों को देखा, पंखे की आवाज सुनी, अपने ही कदमों की आहट से कमरा भरा हुआ लगा। मैं वापस आऊंगी या नहीं, मैंने सोचा। ये मुझे खुद भी नहीं पता,
लेकिन अगर वापस आई भी तो पहले वाली सरोजनी बनकर नहीं आऊंगी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच, चेक इन, बोर्डिंग सब औपचारिकता जैसा लगा। गेट पर खड़ी एयरलाइन की कर्मचारी ने मेरा बोर्डिंग पास स्कैन किया। स्क्रीन पर मेरी उम्र देखी, 72 साल, और हल्की सी औपचारिक मुस्कान दी, जैसे कि सोच रही हो, इतनी बुजुर्ग और अकेली औरत केरल की तरफ क्यों जा रही है। आप अकेली जा रही हैं आंटी? उसने विनम्रता से पूछा। मैंने आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, हाँ, अपने लिए जा रही हूँ, पहली बार। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई, मगर वो वही सावधान मुस्कान थी जो लोग बुजुर्गों को देते हैं, आधी हमदर्दी, आधा संकोच। मैंने अपना हैंडबैग उठाया और बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गई। जेब में रखा फोन लगातार हल्का हल्का कांप रहा था। मैसेज, कॉल्स, नोटिफिकेशन। मैंने बाहर निकाल कर देखा, संध्या कॉलिंग। मैंने डिस्प्ले को थोड़ी देर तक देखा। 27वीं, 28वीं, 49वीं बार वो मुझे फोन कर रही थी। मैंने कॉल कट कर दिया, फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाया और पर्स में वापस डाल दिया। अब तुम्हारे पास चिट्ठी है, मेरी आवाज की जरूरत नहीं, मैंने मन में कहा। प्लेन में अपनी सीट पर बैठते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका। सुबह की हल्की नीली रोशनी रनवे पर बिखरी हुई थी। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी पीठ से पुराना बोझ धीरे धीरे उतार रहा है। नीचे दिल्ली की इमारतें छोटी होती चली गईं। वो अस्पताल जहां मैंने इतने साल ड्यूटी की थी, वो पार्क जहां संध्या झूला झूलती थी, वो बाजार जहां से मैं उसकी पसंद के बिस्किट लाती थी, सब बादलों के पीछे गुम हो गए। मेरे बगल वाली सीट पर बैठी एक औरत बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उम्र मेरी ही के आसपास होगी, बाल में सफेद लटें, हाथ में किताब। पहली बार केरल जा रही हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, इस महीने तीसरी बार, अब वहीं रहूंगी। वो चौंक गई। अच्छा, परिवार वही है क्या? मैंने पल भर सोचा, फिर शांत स्वर में कहा, नहीं, परिवार नहीं है, इसीलिए तो जा रही हूँ। उसने उसके बाद कुछ नहीं पूछा। कभी कभी कुछ जवाब इतने साफ होते हैं कि सवाल अपने आप मर जाते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैं जा रही हूँ, लेकिन भाग नहीं रही, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। कहीं न कहीं दिल्ली में अपने घर के किसी कमरे में मेरी बेटी कुछ देर बाद अपनी मेज पर बैठेगी, लिफाफा देखेगी, उसे खोलेगी और हर शब्द उसके भीतर तीर की तरह चुभेगा, और मैं बादलों के ऊपर उसी चिट्ठी से दूर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। यही था मेरा पहला कदम, उस तोहफे की तरफ जो मैंने खुद को देने का फैसला किया था। और सच कहूं, जब जहाज बादलों के बीच स्थिर हुआ तो मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं अकेली हूँ, लेकिन बिल्कुल खाली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी हिम्मत है, मेरी सीमा है और मेरा फैसला है। बस मुझे इतना पता था, जब तक ये फ्लाइट केरल पहुंचेगी, संध्या वो चिट्ठी पढ़ चुकी होगी और हमारी दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। केरल की हवा जैसे ही चेहरे से टकराई, मुझे लगा किसी ने गर्म तौलिया रख दिया हो। हल्की सी नमी, नमक की खुशबू और कहीं भीतर बहुत गहरी जगह पर एक छोटा सा सुकून। एयरपोर्ट के बाहर नारियल के पेड़ कतार में खड़े थे, जैसे किसी नए मेहमान का स्वागत कर रहे हो। मैंने अपना छोटा सूटकेस खींचते हुए बाहर आकर टैक्सी पकड़ी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है आंटी? मैंने मोबाइल से पता पढ़कर सुनाया। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही। सड़क के किनारे रंग बिरंगे मकान थे, जिनके आंगनों में फूल खिले थे। कहीं कहीं सफेद दीवारों वाले चर्च दिखाई दे जाते थे, तो कहीं छोटे मंदिर। हवा में समुद्र की नमी घुली हुई थी और चारों तरफ हरियाली फैली थी। मेरे भीतर अजीब सा खालीपन और हल्कापन दोनों साथ साथ थे, जैसे किसी ने मुझे एक साथ तोड़ा भी है और मुक्त भी किया है। फ्लैट छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। एक कमरा, छोटी सी किचन और सबसे खूबसूरत चीज, बालकनी से दिखता समंदर। लहरें बहुत दूर थीं, पर उनकी आवाज हवा के साथ मेरे तक पहुंच रही थी। मैंने सूटकेस को कोने में रखा, चाबी मेज पर रखी और सीधा बालकनी में जाकर रेलिंग पकड़े खड़ी हो गई। सामने आसमान और पानी के बीच कोई रेखा नहीं दिख रही थी, बस नीला और थोड़ा सा चांदी जैसा चमकता हुआ। जेब में रखा फोन जैसे किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा था। बार बार हल्की वाइब्रेशन। मैंने उसे निकाला।
एयरप्लेन मोड हटाया। स्क्रीन पर नंबर चमक उठा। मिस्ड कॉल। संध्या 47। मैसेज। दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उंगलियां अपने आप वॉइस मेल वाले बटन के पास रुक गईं। मम्मी प्लीज फोन उठाइए। मम्मी आप कहाँ हैं? मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कल्पना कर सकती थी कि वो क्या कह रही होगी। मुझे सुनने के लिए रिकॉर्डिंग चलाने की जरूरत नहीं थी। सालों से मैं उसके हर स्वर को पहचानती थी। गुस्से वाला, प्यार वाला, जिद वाला, रोने वाला। पर आज पहली बार मैंने खुद को पहले चुना। मैंने गहरी सांस लेकर सारी वॉइस मेल नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किया और डिलीट ऑल दबा दिया। स्क्रीन खाली हो गई। तुम्हें अब पहली बार अपने शब्दों की गूंज अपने घर की शांति में सुननी चाहिए, मेरे फोन की घंटी में नहीं। मैंने मन ही मन कहा। 2 दिन निकल गए। मैं सुबह सुबह समंदर किनारे टहलने जाती, दोपहर में किचन में कुछ हल्का बनाती, शाम को बालकनी में बैठकर चाय पीती। अकेलापन था, लेकिन शिकायत करने वाली आवाजें नहीं थी, ताने नहीं थे, किसी के लिए खुद को छोटा करने की मजबूरी नहीं थी। तीसरे दिन सुबह मैं समंदर किनारे लहरों को देख रही थी कि मेरे पास से 2 औरतें गुजरी, मेरी ही उम्र की होंगी। एक के बाल चांदी जैसे, दूसरी के गले में मोटा सा स्कार्फ। आप टूरिस्ट हैं या यहाँ रहती हैं? चांदी बाल वाली ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने भी हल्की मुस्कान से जवाब दिया। अब यहीं रहूंगी, दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, हम भी तो यहीं अकेले हैं, उसने हंसकर कहा। मेरा नाम कमला है और ये अंजुषा है। हम कुछ और औरतों के साथ हफ्ते में 1 दिन यहाँ मिलते हैं, अपने अपने किस्से लेकर। तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। हम लोग इस मंडली को दूसरी पारी कहते हैं, जिंदगी की दूसरी पारी। शब्द सुनकर दिल थे किसी कोने को जैसे किसी ने हल्के से छुआ। दूसरी पारी? कब मिलते हैं आप लोग? मैंने पूछा। हर गुरुवार शाम समंदर के सामने वाली उस पुरानी सी कैफे में, कमला ने दूर इशारा किया। वहां कटोरे में चाय मिलती है और हम अपने दिल का बोझ उस चाय में घोल देते हैं। मैं हंस पड़ी। ठीक है, इस गुरुवार आती हूँ। घर लौटते समय मन थोड़ा हल्का था। शायद जिंदगी मुझे बता रही थी कि मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। उस शाम एडवोकेट मिश्रा का फोन आया। मैंने सोचा कुछ कागजात में दिक्कत ना आ गई हो। हाँ मिश्रा साहब। सरोजनी जी, आप केरल पहुंच गई? हाँ, 2 दिन हो गए हैं। ठीक है, बस बताना था कि सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं। वसीयत, ट्रस्ट, सब अब कानूनी रूप से लागू है। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे किसी ने भीतर की जकड़न थोड़ी और ढीली कर दी हो। शुक्रिया। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वो धीमी आवाज में बोले। संध्या आई थी ऑफिस। दिल एकदम से रुक सा गया। क्या? सुबह सुबह पहुंची, बहुत रो रही थी। बोली आप उसे सजा दे रही हैं। कह रही थी कि मम्मी मुझे सजा देने के लिए ये सब कर रही हैं ताकि मैं जिंदगी भर गिल्टी महसूस करूं। मेरी हंसी अपने आप निकल गई, कड़वी और थकी हुई। मैंने उसका घर का लोन चुका दिया, उसके नाम का पैसा उससे ले लिया और उसे उसके ही शब्द लौटाए। ये सजा है? सरोजनी जी, मैं जानता हूँ आपने ये सब गुस्से के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए किया है। वो बोले। बस चाहता था कि आप जान लें। वो समझ नहीं पा रही, वो कभी नहीं समझती थी। मैं धीरे से बोली, और शायद अब समझना भी उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अगर वो सच में सोचती है कि मैं उसे सिर्फ दोषी महसूस कराने के लिए इतना बड़ा फैसला लूंगी, तो वो मुझे आज भी नहीं जानती। मिश्रा जी चुप रहे, फिर बोले। वो आपका एड्रेस पूछ रही थी। मैंने नहीं दिया, बस इतना कहा कि आप सुरक्षित हैं। उम्मीद है ये ठीक किया मैंने। जी, यही ठीक है। उसे मत बताइए मैं कहाँ हूँ। अगर उसे मेरी जिंदगी से मेरा ना होना सबसे बड़ा तोहफा लगा था, तो उसे वही तोहफा पूरा पूरा मिलना चाहिए। कॉल कट होने के बाद मैं देर तक बालकनी में खड़ी रही। समंदर की हवा नम थी, पर आंखों की नमी उससे ज्यादा थी। गुरुवार की शाम मैं, कमला और बाकी औरतों से मिलने उस छोटे से कैफे पहुंची। बाहर टंगे बोर्ड पर लिखा था, सी मिलन कैफे। अंदर लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और खिड़कियों से दिखता डूबता सूरज। कोने की मेज पर 5-6 औरतें बैठी थी। कमला ने हाथ उठाकर इशारा किया। आओ सरोजनी, तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। ये हमारी दूसरी पारी की टोली है। एक ने कहा। मैं शारदा हूँ, मुंबई से आई हूँ। बेटों ने मुझे ओल्ड एज होम में डालने की तैयारी कर ली थी, तो मैं खुद ही पहले केरल भाग आई। दूसरी हंसकर बोली, और मैं, मेरा तो नाम मुक्ता है। पति गया, बच्चे अपने अपने देशों में। मैंने सोचा
मैं भी खुद के देश में चली जाऊं, अपने मन के देश में। सब हंस पड़ी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं सरोजिनी, दिल्ली से। मेरी बेटी ने कहा, माँ, आपका ना होना ही सबसे बड़ा तोहफा होगा। बस मैं भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने चली आई। सब एकदम चुप हो गई। फिर शारदा ने गहरी नजर से मुझे देखा। और दिल मान गया ये तोहफा देने को? दिल तो कभी नहीं मानता, मैंने धीरे से कहा। पर अगर हम हमेशा सिर्फ दूसरों का दिल ही देखते रहें तो हमारा दिल कब धड़क पाएगा? कमला ने मेरी तरफ एक कप चाय बढ़ाया। लो, ये हमारा स्वागत का तरीका है। यहाँ जो भी आता है पहले अपना बोझ कप में डालता है, फिर धीरे धीरे घूट घूट करके पी लेता है। मैं हंस पड़ी। फिर तो आज मुझे 2 कप चाहिए होंगे। उस रात मैंने उन्हें सब कुछ बताया। दिवाली की रात, संध्या के शब्द, वसीयत, केरल का फ्लैट। वो सब चुपचाप सुनती रहीं। कोई बीच में ये कहने नहीं आया कि बेटी है, माफ कर दो, बुढ़ापे में अकेली कैसे रहोगी। बस सुनती रहीं, समझती रहीं। जब मैंने बोलना खत्म किया, कमला ने पूछा, पछतावा है? मैंने बहुत सोचकर जवाब दिया, अभी नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं नहीं आती तो शायद किसी दिन अस्पताल के बेड पर आंखें बंद करके सोचती, काश मैंने भी एक बार अपने लिए जी लिया होता। यानी तुम डर से ज्यादा पछतावे से डरती हो? अंजुषा ने मुस्कुराकर कहा। शायद। मैंने सिर हिलाया। उस रात घर लौटते वक्त पहली बार केरल मुझे कम अजनबी लगा। जैसे कि ये शहर उन सबके लिए खुली बाहों से खड़ा है जो अपने ही घर में अजनबी बना दिए गए हों। 3 हफ्ते यूं ही निकल गए। मैंने दूसरी पारी की बैठकों में जाना शुरू कर दिया। सुबह योग क्लास ज्वाइन कर ली। कभी चर्च के पास वाली सब्जी मंडी से सस्ती भिंडी टमाटर खरीद लाती, कभी समंदर किनारे बैठकर डायरी में लिखती। फोन ज्यादातर दराज में ही रहता। कभी कभी निकाल कर देखती, कुछ अनजाने नंबरों की मिस्ड कॉल, कुछ बैंक के मैसेज, लेकिन संध्या का नाम नहीं। शायद उसने हार मान ली थी। शायद उसे मेरे ना होने का तोहफा सचमुच पसंद आ गया था। एक दिन दोपहर में जब मैं सब्जी धोकर रख ही रही थी, नीचे से वॉचमैन ने आवाज लगाई, मैडम, आपके लिए पार्सल आया है। मैंने नीचे जाकर छोटा सा ब्राउन कागज में लिपटा डिब्बा लिया। ऊपर नाम पड़ा, सरोजनी त्रिपाठी, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। हाथ अनायास ही कांप गए। अंदर से एक पुरानी सी पहचान जाग उठी। ये लिखावट मैं कहीं भी पहचान सकती थी। अक्षर थोड़े टेढ़े, लेकिन बीच बीच में लंबा खिंचा हुआ रा। ये संध्या की ही लिखावट थी। मैंने डिब्बा किचन की मेज पर रखा और कुछ देर बस उसे देखती रही, जैसे डिब्बा नहीं कोई पुराना जख्म हो जो फिर से खोलना हो। आखिरकार मैंने सांस रोककर वो खोल दिया। अंदर एक पुराना जूतों वाला डिब्बा था। उसे खोला तो दर्जनों फोटोग्राफ्स मेरे सामने बिखर गए। मैंने एक एक तस्वीर उठाई। पहली फोटो, मैं अस्पताल के गाउन में, गोदी में एक नन्ही सी बच्ची, सिर पर छोटे छोटे बाल, आंखें बंद, मुंह थोड़ा खुला। पीछे से किसी ने पेन से लिखा था, संध्या 2 दिन की। अगली फोटो, संध्या 1 साल की, केक के सामने बैठी, चेहरा क्रीम से भरा हुआ। मैं पीछे खड़ी हंस रही थी। फिर स्कूल यूनिफॉर्म में, टिफिन हाथ में, मैं उसका बैग ठीक कर रही हूँ। फिर कॉलेज की ग्रेजुएशन, वो गाउन पहने, मैं उसके गले में माला डाल रही हूँ। शादी की फोटो, वो लाल जोड़े में, मैं उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ दे रही हूँ। हर तस्वीर में एक बात कॉमन थी, मैं उसके पीछे जैसे परछाई, जैसे पहरा, जैसे दीवार। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए गला साफ किया। दिल में धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था पड़ोस वाले भी सुन लेंगे। तस्वीरों के नीचे एक लिफाफा रखा था, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, माँ पढ़ लो। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक काले सफेद छोटे से प्रिंट वाला कागज, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के जैसा। मैंने पहले चिट्ठी पढ़ी, मम्मी, मुझे नहीं पता ये पार्सल आपको मिलेगा या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता आप कहाँ हैं। बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये कोशिश करनी ही है। उस रात मैंने जो कहा वो सबसे घटिया बात थी जो कोई बेटी अपनी माँ से कैसे कह सकती है। आपके जाने से ही मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। ये लिखते हुए भी मुझे खुद से घिन आ रही है। मैंने ये वाक्य गुस्से में कहा, थकान में कहा, अपनी हताशा में कहा, लेकिन आपने उसे दिल पर लिख लिया, जैसे पत्थर पर कोई लकीर। मम्मी,
मैं 3 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी। हर महीने टेस्ट, हर महीने उम्मीद, हर महीने नेगेटिव। डॉक्टर, इलाज, पैसे, झगड़े सब मिलकर मुझे अंदर से खोखला कर रहे थे। आप हमेशा मेरे साथ थी, डॉक्टर के पास, रिपोर्ट के साथ, किचन में, बिस्तर पर रोते समय। आप जो भी करती थी मुझे मदद के लिए ही करती थी, लेकिन मुझे हर बार लगता था कि मैं फेल हो रही हूँ, कि मैं इतनी बड़ी होकर भी आपकी गोद ढूंढ रही हूँ। उस दिन दिवाली पर मेरा मन, शरीर सब टूट चुका था। आपने जब फिर से मेरे लिए इतना कुछ किया, घर सजाया, पकवान बनाए, तो मेरे अंदर की जलन बाहर आ गई। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, मुझे सांस नहीं आती। ये सब शायद मैं शांत होकर भी कह पाती थी, पर मैंने सबसे जहरीला वाक्य चुना। आपके ना होने से ही मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। आपने मेरी बात को सच माना। आपने मेरा होम लोन भर दिया, वसीयत बदल दी और गायब हो गई। उस चिट्ठी ने, जो आपने मेरी टेबल पर छोड़ी, मुझे इस कदर तोड़ दिया कि मैं 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। मैंने मिश्रा अंकल से मिलकर सुना कि आपने सब मेरे नाम से हटा दिया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि आपने मुझे क्या क्या दिया था। सिर्फ पैसे नहीं, अपना पूरा जीवन। मैंने यहाँ तक पढ़ा तो आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर चिट्ठी खत्म नहीं हुई थी। और मम्मी, आपके जाने के 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 साल की कोशिश, 3 साल का दर्द, और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सबसे पहले जिसका चेहरा दिमाग में आया वो आपका था। मैं दौड़कर आपके घर जाना चाहती थी, आपको गले लगाकर बताना चाहती थी, मम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन घर खाली था, आप नहीं थी। मेरे कंधे पर आपके हाथ की जगह सिर्फ चुप्पी थी। ये फोटो मैंने अलमारी से निकाली है। आपने समझा होगा कि मैंने ये पल भुला दिए, लेकिन मैंने एक भी फोटो नहीं फेंकी। मैं हर तस्वीर संभाल कर रखती रही, क्योंकि हर तस्वीर में आप हैं, मेरी माँ, जो हर मोड़ पर मेरे साथ थी। मैंने बहुत सोचकर ये पार्सल भेजा है। शायद ये आपको देर से मिले, शायद कभी ना मिले, पर कोशिश ना करूं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही, वसीयत का नाम ना सही, मुझे मंजूर है। बस एक चीज मांग रही हूँ, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको ऐसे शब्द कहे जो किसी दुश्मन को भी नहीं कहने चाहिए। अगर आप कभी भी तैयार हों, अगर कभी भी आपको लगे कि मैं आपके वापस आने के काबिल हूँ, तो प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए। मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपकी नातिन या नाती है। मैं चाहती हूँ कि वो जानकर बड़ा हो कि उसकी नानी कैसी औरत थी, मजबूत, मेहनती और हद से ज्यादा देने वाली। मैं इस बार आपकी गोद मांग रही हूँ, आपके पैसे नहीं। आई एम सॉरी मम्मी, आपकी सिर्फ गलती करने वाली और फिर भी आपसे प्यार करने वाली संध्या। चिट्ठी के साथ रखी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैंने हाथ में ली। काले सफेद धुंधली सी तस्वीर में एक छोटा सा गोला था, जिसके नीचे लिखा था 8 वीक्स। मेरी धड़कन जैसे वहीं पर थम गई। मैं नानी बनने वाली थी और मैं 2500 किलोमीटर दूर बैठी हुई थी, अपनी सुविधा की बालकनी में, अपनी चाय के साथ। मैंने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। हर बार कुछ नया चुभता, कुछ नया पिघलता। शाम तक सिर भारी हो गया था। मैंने कमला को फोन किया, कल मिल सकती हो? अगले दिन हम वहीं समुद्र किनारे कैफे में बैठी थी। मैंने उसके सामने चिट्ठी और फोटो रख दिए। कमला ने धीरे धीरे सब पढ़ा। बीच बीच में वो मुझे देखती, फिर शब्दों पर लौट आती। जब उसने चिट्ठी खत्म की तो कुछ देर उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, ये वही संध्या है जिसने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा ना होना ही उसका सबसे बड़ा तोहफा होगा? हाँ, मैंने जवाब दिया। और आज वो मुझसे कह रही है कि उसे पैसे नहीं, माँ चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है? कमला ने सीधा सवाल किया। सब कुछ मिला जुला, मैंने सच कहा। एक तरफ गुस्सा है, 5 साल तक उसने मुझे बस काम वाली बेबी सिटर, एटीएम समझा। एक दिन गुस्से में बोली और मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ ये फोटो देखती हूँ तो याद आता है, मैंने भी कितनी बार दंभ में, गुस्से में कुछ बोल दिया था। फिर संध्या को गले लगाकर माफी मांग ली। वो तब बच्ची थी, अब बड़ी है, पर गलती तो गलती होती है ना। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। और तीसरी तरफ ये छोटा सा धब्बा। मैंने अल्ट्रासाउंड की ओर इशारा किया। मेरी नातिन या नाती,
उसे तो हमारे बीच की पिछली लड़ाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मैं सिर्फ अपने गुस्से की वजह से उससे दूर रहूं? कमला ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, एक बात कहूं, तुम्हें दो चीजों को अलग अलग देखना होगा, माफ करना और वापस जाकर सब पहले जैसा कर देना। ये दोनों एक ही नहीं है। मतलब मतलब ये कि तुम माफ कर सकती हो, पर अपनी सीमा रखकर तुम संध्या को लिख सकती हो कि तुम उससे प्यार करती हो, उसके बच्चे के लिए दुआ कर रही हो, लेकिन तुम अब पहले जैसी हर समय उपलब्ध माँ नहीं होगी। तुम चाहो तो अब भी केरल में रह सकती हो, महीने में एक बार जा सकती हो या सिर्फ फोन पर बात कर सकती हो। माफी का मतलब ये नहीं कि तुम फिर से अपना पूरा जीवन उसके नाम कर दो। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। ये सरल वाक्य थे, पर उनमें बहुत गहराई थी। पर अगर मैं अभी भी जवाब ना दूं, मैंने पूछा, अगर मैं बस इसी तरह चुप रहूं तो अंदर का गुस्सा अचार की तरह तुम्हारे दिल में बंद हो जाएगा। कमला ने मुस्कुराकर कहा, ऊपर से दिखेगा कि सब ठीक है, पर अंदर धीरे धीरे सब सड़ जाएगा। फैसला तुम्हें करना है। तुम गुस्से के साथ जीना चाहती हो या सीमाओं के साथ? रात को घर लौटकर मैंने मेज पर कागज कलम रखे। कई बार कागज उठाया, कई बार रख दिया। आखिरकार मैंने लिखना शुरू किया। प्रिय संध्या, तुम्हारा पार्सल मिला। सारी तस्वीरें देखी, हर तस्वीर में खुद को देखा, तुम्हें देखा और वो साल देखे जो हमने साथ में बिताए। तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, तुम्हारा सॉरी भी पढ़ा, तुम्हारा दर्द भी, और तुम्हारा खुशखबरी वाला वाक्य भी कि तुम माँ बनने वाली हो। सबसे पहले तो बधाई। तुम जो 3 साल से चाह रही थी वो तुम्हें मिला। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम पूछती हो कि क्या मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ? माफी कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन किया और सब पुराना मिट गया। ये एक रास्ता है जिस पर पैदल चलना पड़ता है। मैं ये रास्ता चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे शब्दों ने मुझे कितना चोट पहुंचाई। जब बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारा ना होना ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, तो माँ के अंदर बहुत कुछ मर जाता है। मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए ये दूरी चुनी है। मैंने वसीयत इसलिए बदली कि मुझे पहली बार लगा, अगर मैं अपनी मेहनत का फल किसी को दूं तो वो ऐसे बच्चों को दूं जो अपनी माँ को खो चुके हैं, ना कि ऐसे बच्चों को जो अपनी माँ को बोझ समझें। तुम्हें ये सब बुरा लग सकता है, दर्द दे सकता है, लेकिन ये भी सच है। अब तुम्हारे सवाल पर आती हूँ, क्या मैं वापस आऊंगी? अभी नहीं। मैंने यहाँ केरल में अपनी छोटी सी जिंदगी बनाई है। समंदर, अपने जैसी कुछ और औरतें, थोड़ी सी शांति। ये जिंदगी मुझे बरसों बाद मिली है और मैं इसे फिर से तुम्हारे मूड, गुस्से और जरूरतों के अनुसार नहीं मोड़ सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मेरी बेटी थी, हो और रहोगी। तुम माँ बन रही हो तो मेरा आशीर्वाद हर दिन तुम्हारे साथ होगा। लेकिन फिलहाल जितनी दूरी तुमने मांगी थी उतनी दूरी मैं निभा रही हूँ। शायद किसी दिन ये दूरी कम हो, शायद किसी दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को गले लगाऊं, शायद हम फिर से बैठकर ये सब बात कर पाएं, पर वो दिन आज नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, डॉक्टर की बात मानो और कभी ये मत भूलो कि जिस माँ को तुमने गायब होने का तोहफा देने को कहा था वो आज भी तुम्हारे लिए दिल में जगह रखती है। बस अब वो जगह बराबरी की होगी, बोझ बनने झेलने वाली नहीं। तुम्हारी सरोजनी, जिसे तुमने कभी मम्मी कहा था। मैंने चिट्ठी को 3 बार पढ़ा। हर बार कहीं ना कहीं कोई शब्द बदलती, फिर वापस वही लिख देती। आखिरकार जब लगा कि ये और ज्यादा मीठा भी नहीं है और ज्यादा कड़वा भी नहीं, तो मैंने उसे लिफाफे में डालकर सील कर दिया। अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाकर मैंने वो चिट्ठी संध्या के उसी पुराने पते पर भेज दी। वो घर जिसका कर्ज मैंने अभी अभी उतारा था और जिसमें अब मैं मेहमान की तरह भी नहीं जाती थी। घर लौटकर जब मैं बालकनी में बैठी थी तो अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की आधी खुल गई हो। हवा तेज नहीं आई, पर थोड़ी सी ताजगी जरूर आई। दिन बीतते गए, संध्या का कोई जवाब नहीं आया, ना फोन, ना चिट्ठी, ना मैसेज। मैं कभी कभी सोचती, क्या चिट्ठी उसे मिली भी या नहीं? क्या उसने उसे पढ़कर फाड़ दिया होगा या रोते हुए तकिए के नीचे रख दिया होगा? पर अब मैं हर सवाल का जवाब ढूंढने नहीं दौड़ती थी। जिंदगी ने मुझे ये तोहफा दिया था, सब कुछ जानने की जरूरत से आजादी। करीब कुछ महीने बाद एक दोपहर मैं पेंटिंग क्लास से लौट रही थी।
कि फोन की घंटी बजी। मेरे बैग में रखा मोबाइल जोर से बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अनजान नंबर। मैंने सोचा बैंक होगा या कोई गलत कॉल, पर दिल के किसी कोने ने धीरे से कहा, उठा लो, इस बार भाग मत जाओ। हेलो। दूसरी तरफ से एक पुरुष आवाज आई, घबराई हुई, लेकिन कोशिश कर रही थी शांत रहने की। आंटी, मम्मी जी, क्या मैं सरोजनी आंटी से बात कर रहा हूँ? मैंने कुछ पल चुप कर पूछा, कौन? मैं अमित हूँ, संध्या का पति। दिल के नीचे कहीं जमीन खिसक गई। बोलो अमित। मेरी आवाज सूखी लग रही थी। सब ठीक है? वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, आंटी, संध्या अस्पताल में है और डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत है। मेरा हाथ कांपने लगा। जिस फोन को मैंने इतनी बार काट दिया था, आज वही फोन मेरे और मेरी बेटी के बीच आखिरी पुल बनकर खड़ा था। यहीं से मेरी कहानी की अगली कड़ी शुरू होती है, जहां माँ होना और खुद होना दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आंटी, सुन रही है ना आप? दीवार सहारा न देती तो शायद मैं वहीं फर्श पर बैठ जाती। मैंने किसी तरह पूछा, कितने महीने हुए हैं? अमित की आवाज कांप रही थी। 7वां चल रहा है। अचानक बहुत ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर कह रहे हैं रिस्क है, पर अभी दोनों ठीक हैं। उसे बस एक ही नाम बार बार आ रहा है, आपका। उसने कहा, अगर मेरी माँ होती तो बस। ये कहकर वो रोने लगती है। मेरे गले में जैसे कोई गांठ पड़ गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल में ही रहना होगा, पूरा बेड रेस्ट, पैसे की चिंता नहीं, लोन वाला घर अब फ्री है, पर उसे आपकी जरूरत है। आंटी, मैं आपसे कुछ मांगने की हालत में नहीं हूँ, बस बताना जरूरी समझा। मैं बिल्कुल चुप रही। खिड़की के बाहर समंदर वैसे ही उठ गिर रहा था जैसे हमेशा करता था, पर आज उसकी आवाज के पीछे किसी और आवाज की गूंज भी थी, संध्या की। जब वो छोटी थी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है, आप यहीं सो जाओ ना। मैंने गहरी सांस ली। अमित, सुनो, मैं अभी कुछ वादा नहीं कर सकती। फोन काटो मत, मैं 5 मिनट में तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। कॉल खत्म होते ही मैंने कमला को फोन मिलाया। आवाज अपने आप भर आई, घर आ सकती हो? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आधे घंटे में वो मेरे दरवाजे पर थी। मैंने उसे सब बता दिया, अमित का फोन, संध्या की हालत, दिल की हालत। कमला कुछ देर शांत बैठी रही, फिर धीरे से बोली, सरोजिनी, अब सवाल ये नहीं कि संध्या ने तुम्हारे साथ क्या किया। वो हिस्सा तुमने लिख कर, बोल कर, रो कर काफी हद तक निकाल दिया है। अब सवाल ये है, तुम खुद कौन होना चाहती हो? वो माँ जो गुस्से में हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेती है, या वो माँ जो वापस जाती है, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर? मुझे डर लगता है, मैंने सच कहा। डर कि मैं वापस जाऊंगी तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। मम्मी ये करो, मम्मी वो करो, आप रहती ही क्यों हैं हमारे घर में? मैं फिर से खुद को खोना नहीं चाहती। तो खुद को खोने नहीं देना, कमला ने सीधा जवाब दिया। तुम वहां मेहमान बनकर जाओ, नौकरानी बनकर नहीं। तुम मदद करो, पर अपने अंदर से साफ रखो कि तुम्हारी जिंदगी अब यहाँ भी है। अगर तुम ना जाओ तो तुम खुद को जिंदगी भर ये सवाल पूछती रहोगी। अगर मैं गई होती तो ये सवाल अंदर से काटता रहेगा। अगर जाओगी तो तुम खुद तय कर सकती हो कि कब रुकना है, कब लौटना है। मैंने खिड़की से समंदर की तरफ देखा। लहरें किनारे से टकराकर लौट जाती थी, पूरी की पूरी उनमें घुल नहीं जाती थी। शायद मुझे भी ऐसा ही करना था, जाना, छूना, मदद करना, पर खुद को पूरी तरह गवाए बिना लौट आना। मैंने तय कर लिया। रात में मैंने अपना छोटा सा सूटकेस फिर से निकाला, कुछ कपड़े रखे, दवाइयां रखी और माँ की फोटो, जिसे मैं कभी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई थी। फ्लाइट की टिकट बुक की, सुबह की पहली उड़ान। उस रात नींद नहीं आई, पर यह नींद ना आना पहले जैसा नहीं था। पहले दर्द जगाता था, आज फैसला जगाए बैठा था। सुबह एयरपोर्ट पर खड़ी मैं सोच रही थी, जब पहली बार दिल्ली छोड़कर आई थी तो कैसे टूट चुकी थी। आज वापस जा रही थी तो टूट कर नहीं, थोड़ी सी सीधी होकर जा रही थी। दिल्ली पहुंची तो हवा में वही पुरानी धूल और भीड़ की गंध थी जो कभी घर की तरफ थी। टैक्सी लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। मैटरनिटी वार्ड के बाहर हल्की सी दवाइयों की खुशबू और लोगों की घबराई हुई आहटें थी। कमरा ढूंढते हुए मैं दरवाजे तक पहुंची, जिस पर संध्या का नाम लिखा था। हाथ कांप रहा था, पर मैंने फिर भी धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से बहुत हल्की आवाज आई,
आइए। मैंने दरवाजा खोला। संध्या बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, पेट थोड़ा उभरा हुआ। अमित पास वाली कुर्सी पर बैठा था। दोनों ने मुझे देखा और कमरे की हवा एकदम बदल गई। संध्या की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर पानी। मम्मी, मैं धीरे धीरे उसके पास गई। इतने महीने बाद पहली बार उसे इस तरह करीब से देख रही थी। वो वही थी, पर कुछ बदल भी गई थी। थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन शायद पहले से ज्यादा सच्ची। मैंने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। कैसी हो? उसने गला साफ किया। डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा ठीक है, बस मुझे हॉस्पिटल में रहना होगा। मम्मी, उसकी आवाज टूट गई। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है ना? इतने समय बाद भी उसका सवाल पहला अपने बारे में नहीं, मेरी चोट के बारे में था। ये छोटा सा फर्क मुझे दिख गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ, पहुंचाई थी, लेकिन अभी हम उस पर बात करने नहीं आए हैं। पहले ये बता, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या सावधानियां हैं? आप इतने जल्दी से रिपोर्ट का ढेर पकड़ा, जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क दिखाने के लिए कॉपी आगे कर दी हो। आंटी, ये सब है। डॉक्टर ने कहा है अगर सब नॉर्मल रहा तो बच्चा थोड़ा जल्दी आएगा, पर दोनों ठीक रहेंगे। बस स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैंने एक मजबूत माँ की तरह सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर अभी कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ दवा, खाना और आराम, बाकी बातें बाद में। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी, आप सच में आ गईं? मैंने हल्की लेकिन साफ आवाज में कहा। मैं तुम्हारी जरूरत पर आई हूँ, तुम्हारी गुलामी करने नहीं। इस फर्क को समझना संध्या। उसने सिर हिलाया, जैसे पहली बार उसे ये शब्द गहरे तक लग रहे हों। अगले कई दिनों तक मैं अस्पताल के चक्कर लगाती रही। कभी उसके लिए हल्का सूप बना लाती, कभी बस उसके बाल सहलाती, कभी डॉक्टर से बात कर लेती। कमरे में नर्सें आती जाती रहती, पर हमारी बीच की बातों पर मैंने खुद ताला लगा रखा था। अभी नहीं, अभी सिर्फ माँ और बेटी, बीमारी और दुआ। करीब 3 हफ्ते बाद एक रात अचानक मुझे अमित का फोन आया। आंटी, अभी अभी आपको हॉस्पिटल आना होगा, लेबर पेन शुरू हो गया है। मैं भागती हुई पहुंची। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अमित बेचैन घूम रहा था। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में डर। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक रहेगा, वो बार बार बोल रहा था, पर मैंने उसका कंधा पकड़ा। अगर कुछ होगा भी तो हम साथ संभालेंगे। अभी बस संध्या के लिए दुआ करो। घंटों जैसे लगे, पर शायद सिर्फ 40-45 मिनट ही हुए होंगे कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, नाजुक, हल्की, पर पूरी ताकत के साथ। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आई, मुस्कुराकर बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। मेरी आंखें भर आईं। बेटी? एक और बेटी? थोड़ी देर बाद मुझे अंदर बुलाया गया। संध्या थकी हुई, पसीने से भीगी, पर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी बाहों में छोटा सा गुलाबी सा बच्चा था। मम्मी, देखो, उसने बहुत धीरे से कहा, ये आपकी नातिन है। मैं करीब गई। बच्ची के छोटे छोटे हाथ देखे, नाक, आंखें, बाल। वो इतनी हल्की थी कि लगता था हवा भी उसे उड़ा ले जाएगी। उठाओ ना उसे, संध्या ने कहा। उसे अपनी नानी की गोद चाहिए। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में रख दिया। जैसे ही उसका नन्हा सा हाथ मेरी उंगली पर आया, मेरे भीतर जितना भी गुस्सा, शिकायत, कड़वाहट थी, सब कुछ एक पल के लिए पीछे चला गया। नाम क्या रखोगी? मैंने धीरे से पूछा। संध्या मेरी तरफ देखने लगी, आंखों में शर्म, प्यार और एक उम्मीद, सब साथ साथ। मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं नानी के नाम पर रखना चाहती हूँ, आपकी माँ के नाम पर, जिस नानी की कहानियां आपने हमेशा सुनाई थी। क्या हम उसका नाम रमा रख सकते हैं? थोड़ा बदल कर, पर याद वही रहे। मेरी माँ का नाम मनोरमा था। रमा सुनते ही यादों की बहुत सी परतें खुल गईं। माँ की गोद, उनकी डांट, उनका प्यार। मैंने सिर हिलाया, आंखों से आंसू बहते रहे। बहुत अच्छा नाम है रमा। मैंने बच्ची के कान के पास फुसफुसाया। रमा, मैं तेरी नानी हूँ। मैं तुझसे वादा नहीं करूंगी कि जहां भी रहूंगी तू मेरे दिल में रहेगी। अगले कुछ दिन मैं संध्या के घर रुकी। रमा को गोद में लेना, उसका डायपर बदलना, उसे दवाई देना, ये सब करते हुए मेरी उंगलियों को वही पुरानी आदतें याद आ गईं जो उन्होंने कभी संध्या को पालते वक्त सीखी थी। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले मैं खुद को भूलकर माँ बनी थी, इस बार मैं खुद को याद रखते हुए नानी बनी। 2 हफ्ते बाद एक दिन की शाम को जब रमा सो चुकी थी और अमित ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, मैं और संध्या रसोई की मेज पर चाय लेकर बैठे थे। बहुत देर तक सिर्फ चाय की भाप उठती रही।
हम दोनों कुछ नहीं बोले। आखिर संध्या ने ही शुरुआत की। आवाज धीमी थी। मम्मी, आप मुझसे बहुत नाराज है ना? मैंने सच सच कहा, हाँ। उसने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू टपके। मैं खुद से भी बहुत नाराज हूँ। बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी मुझे माफ कर पाएंगी या ये दूरी हमेशा रहेगी? मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, एक माँ भी थी। उसकी गोद में रमा थी और उसकी आंखों में वो डर था जो शायद मेरी आंखों में भी कभी रहा होगा। क्या मैं अच्छी माँ हूं या नहीं? संध्या, मैंने धीरे से कहा, माफ करना और भूल जाना दो अलग चीजें हैं। मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश कर रही हूँ, हर दिन हर पल, लेकिन जो हुआ है वो मिट नहीं सकता। जब तुमने कहा था कि मेरे ना होने से तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा, उस वक्त मेरे अंदर जो टूटा था वो रातों रात नहीं जुड़ सकता। वो चुपचाप सुनती रही, होठ कांप रहे थे। दूसरी बात, मैंने आगे कहा, मैं अब अपनी पुरानी वाली माँ नहीं बनूंगी जो हर समय तैयार रहती थी, अपनी जरूरतों को आखिरी नंबर पर रखती थी और तुम्हारी हर बात पर हाँ करती थी। अब मैं सरोजनी भी हूँ, सिर्फ मम्मी नहीं। मैं केरल में अपनी जिंदगी बना चुकी हूँ। वहां मेरी दोस्त हैं, मेरी शांति है। मैं वहां से भागकर अब यहाँ छुपने नहीं आऊंगी। तो इसका मतलब? उसने डरते डरते पूछा। इसका मतलब ये है, मैंने साफ कहा, मैं तुम्हारे लिए रहूंगी पर खुद को खोकर नहीं। मैं रमा से मिलने आऊंगी, तुम्हारी मदद भी करूंगी, पर उतने ही दिन जितने मेरे लिए भी ठीक हो। जब तुम मुझे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगोगी, जब तुम फिर से मुझे बोझ की तरह देखोगी, तो मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट जाऊंगी। ये मेरी सीमा है, और अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहती हो तो तुम्हें मेरी इन सीमाओं को मानना होगा। संध्या। संध्या जोर से रो पड़ी। मैं आपको खोना नहीं चाहती मम्मी, पर अब समझ गई हूँ कि मैं आपको रखने के नाम पर आपको तोड़ भी नहीं सकती। मैं कोशिश करूंगी, सच में कोशिश करूंगी कि अगली बार जब आप दिल्ली आए तो वो आपकी मदद के लिए नहीं, आपके साथ समय बिताने के लिए हो। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर रखा। कोशिश ही बहुत बड़ा कदम है संध्या, और मैं ये देख रही हूँ कि तुम बदलना चाहती हो। बस याद रखना, मैं अब तुम्हारी जिंदगी की जरूरत बनकर नहीं, एक इंसान की तरह रहना चाहती हूँ जिसकी अपनी जरूरतें भी हैं। कुछ दिन बाद मेरे लौटने का समय आ गया। सुबह की फ्लाइट थी। रात को ही मैंने रमा को कई बार चूमा, उसके छोटे छोटे हाथ पकड़े, उसे दिल में भर लिया। एयरपोर्ट जाते समय संध्या और अमित दोनों मुझे छोड़ने आए। बाहर गाड़ी का दरवाजा खुला तो संध्या ने अचानक मुझे गले लगा लिया। मम्मी, थैंक यू। वो रुकी, फिर खुद को ठीक किया। धन्यवाद कि आप गई भी और वापस भी आई। अगर आप ना जाती तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाती कि आप मेरे लिए क्या थी, और अगर आप लौट कर ना आती तो शायद मैं कभी ये कह भी नहीं पाती। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। याद रखो, मैं तुम्हें सजा देने नहीं गई थी, खुद को बचाने गई थी, और लौट कर भी मैं तुम्हें बचाने नहीं आई, बस रमा से मिलने आई हूँ। उस छोटी सी जान ने मुझे दोबारा यहाँ खींचा। फ्लाइट में बैठते समय इस बार मेरा दिल पहले जैसा भारी नहीं था। हाँ, हल्का दर्द था, दूरी का, अधूरेपन का, बीच के रास्ते का, पर साथ ही एक अजीब सा संतुलन भी था। मैं केरल लौटी तो कमला और बाकी दूसरी पारी वाली औरतें मेरा इंतजार कर रही थी। कैसा रहा? शारदा ने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कठिन, मीठा और थोड़ा कड़वा भी, पर सबसे अच्छा ये था कि इस बार मैं खुद को खोकर नहीं लौटी। मैं नानी बनकर भी सरोजनी ही रही। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। रमा की फोटो और छोटी छोटी वीडियोस रोज मेरे फोन पर आने लगी। कभी वो हंसती, कभी उलटती, कभी ना जैसा कुछ बोलती। संध्या मुझे कॉल करके दवाइयों के बारे में पूछती, अपने डर बांटती, पर हर बात के पीछे अब एक रिलेशनशिप बचाने की जल्दी नहीं, बल्कि सम्मान बनाए रखने की कोशिश होती। एक दिन शाम को जब मैं बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी, फोन बजा। स्क्रीन पर संध्या का नाम था। हाँ संध्या, उसकी आवाज शांत थी। मम्मी, आज मैं आपको धन्यवाद बोलने के लिए फोन कर रही हूँ। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि आप छोड़ कर गई। उसने साफ कहा। आपके जाने से मुझे पहली बार समझ आया कि मैं आपको कितना हल्के में लेती रही। मैंने आपको अपना हक समझा, तोहफा नहीं। मैं बस लेती रही, देती बहुत कम रही। आप गई तो लगा जैसे किसी ने घर से नींव निकाल ली हो।
तभी समझ आया कि मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया। और जब आप वापस आईं तो आपने सब पहले जैसा नहीं किया। आपने अपनी शर्तें रखी। आपने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से इज्जत होना होता है। मेरी आंखें अपने आप ही भर आईं। मैं अभी भी सीख रही हूँ, संध्या ने आगे कहा। कभी कभी पुरानी आदतें या आ जाती हैं, पर फिर मैं रुक जाती हूँ। सोचती हूँ अगर मैं मम्मी की जगह होती तो क्या चाहती। बस वही सोचकर फिर अपना तरीका बदलने लगती हूँ। शायद एक दिन मैं आपकी आधी भी बन पाऊं तो अपने आप को बहुत अच्छी माँ समझूंगी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं संध्या। कई बार मैंने तुम्हें अपने डर से पकड़े रखा। कई बार तुम्हें अपने अकेलेपन की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया। अब हम दोनों सीख रहे हैं। तुम माँ बनना सीख रही हो और मैं सिर्फ माँ से अलग अपने आप में एक औरत बनना सीख रही हूँ। उधर से हल्की सी हंसी आई। रमा आजकल आपकी फोटोज देखकर नानी नानी बोलती है। अगली बार जल्दी आना, ठीक है? मैं मुस्कुरा दी। आऊंगी, पर उतने ही दिन के लिए जितने मेरे लिए भी ठीक हो। और इस बार जब आऊंगी तो हम कहीं बाहर भी बैठेंगे, सिर्फ माँ बेटी बनकर, सिर्फ बच्चे की देखभाल करने वाली औरतों की तरह नहीं। डील, उसने हंसकर कहा। कॉल कट गई। मैं बालकनी में बैठी समंदर को देखती रही। लहरें आती थीं, किनारों को छूती थीं, फिर वापस चली जाती थीं। वो हर बार लौटती थी, पर खुद को खोकर नहीं, अपनी लय में। मैंने महसूस किया अब मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। थोड़ा दिल्ली, थोड़ा केरल, थोड़ा माँ होना, थोड़ा सिर्फ सरोजनी होना, थोड़ा देना, थोड़ा खुद को भी देना। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पूछे कि इस पूरी कहानी से मैंने क्या सीखा, तो शायद मैं बस इतना ही कहूंगी, कभी कभी सबसे बड़ा बदला माफ करना नहीं होता, और सबसे बड़ी माफी सब कुछ भूल जाना नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा ये होता है कि आप खुद को चुनते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, और सामने वाले को भी ये मौका देते हैं कि वो आपको एक इंसान की तरह देखना सीखें, सिर्फ काम की मशीन की तरह नहीं। सरोजनी जी की बेटी ने कहा था कि उनके ना होने से ही उसे सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ा गिफ्ट ये नहीं था कि वो उसकी जिंदगी से गायब हो गई, बल्कि ये था कि वो अपनी खुद की जिंदगी में पहली बार पूरी तरह मौजूद हो गई। अगर कभी किसी ने आपसे भी कहा हो कि तुम्हारे बिना सब बेहतर है, तो ये याद रखना, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन आपको अपने पास रखना चाहता है। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सरोजनी जी की कहानी में कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? पहली बार ही सब छोड़कर चले जाते या आखिरी तक जुड़े रहते? हमें कमेंट में अपनी अनमोल राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, परिवार या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत का संदेश देना है। कृपया इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर ना देखें। धन्यवाद।